यस फ्रेंड्स, एमसीक्यूज सिनेरियो बेस का पार्ट 1 आई होप रिवाइज कर लिएगा आप लोग। 5 सिनेरियोज डिस्कस किए थे। नाउ के सिनेरियो नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। एज यूजल बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ रहता है, 1 2 3 4 भी रहेंगे, नो प्रॉब्लम। नॉर्मल रीडिंग करेंगे, जो अपने को इंपॉर्टेंट लगता है मार्क करेंगे, फिर बाद में जब एमसीक्यूज का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर डिटेल डिस्कशन करना है। ओके, नाउ Ananya Gupta, citizen of India, lives with her family in New York since the year 2000 से न्यू यॉर्क पे हैं। She visited India from 21st March 25 से 28 सितंबर 25 तक। ये डे 28 सितंबर याद रहता है ना, यहाँ तक रहने से 181 डेज होता है। अपने रेसिडेंट स्टेटस में एक टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन किए थे। टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर, in last 4 years she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother. last 4 years में 100 days. She owns an apartment in New York which is used for residence USA में। expected rent is 32,000, $1 75 municipal tax 2000. She took ownership and possession of her house in Delhi 25 March 25 को घर फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाइल सी इज इन इंडिया। तो एक यूएसए में एक इंडिया पे। द म्यूनसिपल वैल्यूएशन 420, फेयर रेंट ये सब से मतलब नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स से भी मतलब नहीं। सी हैड लोन 16 लाख 10% आईडीबीआई बैंक 1 अप्रैल 21 कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन गुड कंप्लीटेड 20 मार्च। सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब हम लोग देखेंगे तो जिस डेट को कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च, दैट इज 31 मार्च 24। नो अमाउंट ऑफ हैज बीन पेड टुवर्ड प्रिंसिपल, पेमेंट नहीं किया। तो करेंट ईयर में करेंट ईयर का इंटरेस्ट पीसीपीआई भी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट भी। जस्ट अपने 1-2 दिन पहले एचपी डिस्कशन किए थे, रैपिड रिवीजन। द हाउस इज वैकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, अक्टूबर से मार्च तक। सी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच वॉज सोल्ड लास्ट ईयर, ही बेच दिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सी रिसीव एरियर रेंट 3 लाख 4 फैब को। एरियर रेंट सेक्शन 25A में बताता है 30% डिडक्शंस के साथ टैक्सेबल इवन इफ घर बेच दिए तो। बी सी डजंट हैव एनी इनकम और अंडर एनी अदर सोर्सेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अनिन्या गुप्ता wants to exercise shifting out or default. Based on this choose most appropriate answer. Now start करते हैं। पेपर सेटर ने क्या पूछा है? What would be residential status of अनन्या गुप्ता? रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? तो रेसिडेंशियल स्टेटस ये इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। यहाँ पे 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे, 182 डेज वाला कंडीशन देखना है। और दोस्तों 28 सितंबर तक कोई रहेगा इंडिया में तो वो 181 डेज आएगा। इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें आप लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में एक टैक्स प्लानिंग का ही क्वेश्चन था, वो जाना चाह रहे कब जाना चाह रहे, तो हमने डिस्कस किया था ऑन और बिफोर 28 सितंबर को चले जाइए, 181 डेज तक रहेंगे नॉन रेसिडेंट। सो यहाँ पे वो 181 डेज है तो यहाँ से तो वो फंसी नहीं। बट और एक था COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट और इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो इंडियन इनकम तो कुछ है नहीं, बस ये 3 लाख ही है। 3 लाख का 70% 2,10,000 ही है। बाकी का HP तो जीरो ही होगा, इंटरेस्ट से माइनस भी हो जाएगा। सो सी इज नॉन रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट बन गई तो नॉन रेसिडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Ananya Gupta can claim benefit nil value under section 23(2) in respect of कौन सा घर का? सो देखो यूएसए वाला घर तो अब टैक्सेबल ही नहीं होगा, अब तो बोलकर ही फायदा नहीं। तो इंडिया में जो घर है उसी घर पे वो ले सकती हैं। तो कौन सा घर है? न्यू दिल्ली का घर है और मुंबई तो बेच ही दी, यहाँ भी रहती है और जब इंडिया में नहीं रहती है तो वो वैकेंट ही रहता है। तो यहाँ पे हर न्यू दिल्ली हाउस को हम लोग दिखा सकते हैं नील। हर न्यू ईयर हाउस तो आएगा ही नहीं बिकॉज वो तो नॉन रेसिडेंट है।
दिल्ली हाउस येलो, न्यू ईयर हाउस विल बी डीम टू बी लेट आउट, ये सब नहीं, बोथ दिल्ली एंड न्यू ईयर ये सब कुछ नहीं. नेक्स्ट, व्हाट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? ओनली इंडिया वाला घर ही टैक्सेबल होगा. सो एक तो एरियर रेंट था, एरियर रेंट 3 लाख का एरियर रेंट 70%, 3 लाख का 70% 2,10,000 ये होगा. और एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी ऊपर वाला तो मतलब ही नहीं. सेल्फ ऑक्युपाइड जब इंडिया में रहती है सेल्फ ऑक्युपाइड, और जब चली जाती है तो वो वैकेंट ही रहता है. तो फिर इसका एनुअल वैल्यू दिल्ली हाउस का, न्यू दिल्ली हाउस का एनुअल वैल्यू ले लेंगे 0. और 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा. करंट ईयर 25-26 का लोन वापस नहीं की है 16 लाख पे 10%, 1 अप्रैल 21 को ली है और 20 मार्च 25 को कंप्लीट हो गया. तो लोन वापस नहीं किया तो करंट ईयर का 1,60,000 कितना लोन था, 16 लाख का 10%, 1,60,000. और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट दोस्तों देखो 1421 से स्टार्ट किया गया है और कंप्लीट हुआ 20 मार्च 25. 20 मार्च 25, तो जिस डेट को कंप्लीट हो उसके पहले का 31 मार्च. सो 31 मार्च 24. सो 22, 23, 24 3 इयर्स का इंटरेस्ट. तो 1,16 लाख पे 10%, 3 इयर्स का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 5. 1,60,000 into 3 divided by 5, so 96,000. तो ये 96,000 का इंटरेस्ट प्लस 1,60,000 2,56,000. सो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन तो 2 लैक्स ही मिलेगा, मैक्सिमम 2 लैक्स मिलेगा. 1499 के बाद लोन लिया है, परचेज कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो ये लॉस हो जाएगा 2 लाख एंड पॉजिटिव है 2,10,000. तो आपका इनकम फ्रॉम HP विल बिकम 10,000. बहुत अच्छा कैलकुलेशंस दिखेगा यहाँ पे 10,000. नेक्स्ट है, assuming that for the purpose of this question alone, सिर्फ इसी के लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आए. ओके, लास्ट ही है. अनन्या गुप्ता हैज let out her flat in New York 6 months के लिए when she is in India this and is received in New York pay and then remitted, what will be the income? बेटा she is non-resident और नॉन रेसिडेंट्स के लिए ओनली इंडिया में रिसीव एक्रूड आएगा. ये अमेरिका में घर है, अमेरिका में रिसीव, अमेरिका में एक्रूड, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता, तो नो चेंज. सो व्हाट वुड बी द इनकम एट द हेड HP? 10,000 ही रहेगा. 4 का ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए, सिंस MCQs इन 3, सिंस रेंटल इनकम इज आउट ऑफ स्कोप. सो दोस्तों ये आपका सिनेरियो नंबर 6 हो गया. सो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे. ये HP का था, इसके पहले सैलरी है और ये मेरे को थोड़ा सा PGBP वगैरह दिख रहा है. आइए देखते हैं. राम बिल्डर्स डेवलपर इज सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राम. मेन बिजनेस ऑफ कंसर्न कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेल ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स. राम बिल्डर डेवलपर डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट Luxuria Haven which has both residential commercial. It obtained certificate of completion of with effect from this. तो 31 मार्च 25 को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया है. और हाउस प्रॉपर्टी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है उससे फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव्ड 2 इयर्स तक फ्लैट नहीं भी बिके तो एनुअल वैल्यू 0 और 2 ईयर पार हो जाएगा तो वो डीम टू बी लेट आउट होता है. अपने कल ही रेसिडेंशियल HP पे इसे डिस्कशन किए थे. राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स बेच दिया 25-26 में. हाउवर अराउंड 30 रेसिडेंशियल यूनिट्स 15 कॉमर्शियल यूनिट्स हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड. 30 घर बिका नहीं रेसिडेंशियल, 15 कॉमर्शियल, नो प्रॉब्लम.
During this period, there was slump in real estate. In order to earn some income, Ram incidentally let out units and stock in trade. उन्होंने घर को भाड़े में लगा दिया. घर को भाड़े में लगा भी देने से वो HP में आएगा बिकॉज इनका बिजनेस नहीं है घर रेंट पे लगाना. The details of units constructed, sold, held stock in trade. बेटा रेसिडेंशियल यूनिट्स आपने 100 बनाए थे, 70 बेच दिया. यूनिट स्टॉक इन ट्रेड 31 मार्च को 30 और लेट आउट कर दिया है. 10 घर को. यूनिट्स वैकेंट ड्यूरिंग होल ईयर 20 वैकेंट है. एक्चुअल रेंट पर यूनिट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स 10,000 पर यूनिट पर मंथ. सिमिलरली कॉमर्शियल 40 था, 25 बेच दिया, 15 है और 5 को लेट आउट कर दिया. 10 स्टॉबी भी ऐसे ही ये वैकेंट है 18,000 पे. आउट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड, जो रेसिडेंशियल यूनिट्स आपने बेचे थे 75 रेसिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड टू हिज फ्रेंड गौरव हु इज ऑल्सो रियल एस्टेट डेवलपर 15 to 26 को फॉर 20 lakhs ईच. 20 lakhs में बेचा है. SDV ऑफ डेट इज 23 lakhs. SDV 23 lakh डेट ऑफ सेल. However, date of agreement 1st November को हुआ था, on which date stamp duty value 22 lakhs, receive 1 lakh by account pay draft. So अपने पढ़े थे ये रियल एस्टेट लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर SDV exceeds 110% of consideration, CG में भी SDV becomes selling price और PGBP में भी SDV becomes selling price और SDV चेंज होता है तो एग्रीमेंट का डेट का SDV लेते हैं प्रोवाइडेड उस दिन थोड़ा भी पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से आया होगा. तो आगे देखते हैं पेपर सेटर क्या पूछना चाहते हैं. बेस्ड ऑन द फैक्ट सिनेरियो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ राम, द इनकम फ्रॉम रेसिडेंशियल कमर्शियल लेट आउट विल बी टैक्स. इनका तो बिजनेस नहीं है रेंट पे लगाना. स्टॉक इन ट्रेड को बेचे तो HP में ही आएगा. तो 1 का आंसर होगा इनकम फ्रॉम HP और कोई उपाय नहीं है दूसरी जगह डालने का. नेक्स्ट है व्हाट वुड बी टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंट रेसिडेंशियल कॉमर्शियल यूनिट्स. सो 2 ईयर्स तक एनुअल वैल्यू 0 दिखा सकते हैं. इनका तो 31 मार्च 25 को ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया तो 2 साल तक तो टैक्स नहीं लगेगा. 2 साल पार होने के बाद डीम टू बी लेट आउट. तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस क्या होगा. The annual value of both vacant residential commercial units will be nil, hence no income such units and other for this. तो 1 का ऑप्शन सी चलेगा. नेक्स्ट है पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पहला इनकम फ्रॉम HP और दूसरा 1 का सी. रीजन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन. 2 साल के बाद भी अगर नहीं बिकता है तो डीम टू बी लेट आउट. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. What would be the full value of considered respect of sale of units to Gaurav for computing PGBP? तो यहाँ पे आपको बताया था SDV exceeds 110% of consideration. तो CG में भी फंसते हैं सेल करने वाला, PG में भी फंसते हैं सेल करने वाला. तो चलिए देखते हैं SDV क्या था. SDV डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन 22 लाख और बेचे थे 20 lakhs पे. सो 22 lakhs और 110% ऑफ 20 ये भी 22. तो SDB डज नॉट एक्सीड 110%. तो सेल प्राइस माना जाएगा. और कितने फ्लैट्स बेचे थे उनको, 5. सो दोस्तों तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मान लिया जाएगा 20 ही इंटू 5. 1 करोड़ रुपया आपका सेलिंग प्राइस मान लिया जाएगा. नेक्स्ट है एज्यूम 1 लाख वाज पेड इन कैश. अगर स्पेसिफाइड मोड पे नहीं दिए तो जिस दिन सेल हुआ उस दिन का SDV देखेंगे. सेम क्वेश्चन. द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख और वो 22 लाख से ज़्यादा हो गया. सो 23 लाख सेल प्राइस माना जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. कैश
by Mr. Gaurav to Mr. Ram instead of account pay, what would be income chargeable in the hands of Gaurav? तो गौरव परचेज करने वाला भी चोर है, बट परचेज करने वाला अगर स्टॉक इन ट्रेड लेता है, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे लेते, याद होगा आप लोग पढ़े थे, खरीदते समय अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उसे तो कम दाम में खरीदते, तो नील होगा, यहाँ पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन पे है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम के लिए रखिएगा। सो दोस्तों ये आपका सिनेरियो नंबर 7 भी हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू सिनेरियो नंबर 8। ये HP का दिखता है दोस्तों। फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 सोनू निगम सबमिटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग चेन्नई पे, कोची पे, म्युनिसिपल स्टैंडर्ड रेट, फेयर रेंट, रेंट रिसीव, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई, चेन्नई वाला म्युनिसिपल टैक्स खत्म, पेड बाय सोनू एट बिल्डिंग कोची, सोनू तो मालिक ही है ना, यस, तो कोची वाला अलाउड होगा। रिपेयर पेड बाय टेनेंट, तो रिपेयर तो अलाउड नहीं, लैंड रेवेन्यू अलाउड नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर म्युनिसिपल टैक्स के लिए भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, रिपेयर परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन लेट आउट किया तो किस लिए किया उससे कोई मतलब नहीं, 96 पे और 2008 पे पीसी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी नहीं आएगा। मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। Mr. Raju, film director, took rent of building under construction Mumbai 5000 for shooting। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो ये HP में नहीं आता है, अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा तो रेंट वगैरह मिलेगा अदर सोर्सेज में, अंडर कंस्ट्रक्शन रेंट वाला मिलेगा अदर सोर्स में, इसे थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड अप्रैल 26 यानी 25-26 में नहीं हुआ। सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज नॉट बिजनेस, बिजनेस नहीं है, बिजनेस रहता तो लेट आउट HP में आता, रियल एस्टेट पे है तो ये HP में ही आएगा, बट ये सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन अदर सोर्सेज पे आएगा। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन, which of the building income is chargeable to tax under the head HP? So दो बिल्डिंग का इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड HP, ये बिल्डिंग एट चेन्नई, बिल्डिंग एट कोची और मुंबई वाला अदर सोर्सेज पे। सो बोथ बिल्डिंग एट चेन्नई एंड कोची विल बी टैक्सेबल, वन का ऑप्शन सी। Which of the following payment expenditure allowable as deduction while computing income from HP in respect of Chennai and Kochi? बोल भी दिया था ऊपर, पूछा भी और यहाँ भी। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय सोनू रामू नहीं, ओनली म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू, मिस्टर सोनू ही तो मालिक है ना, तो 2 का सी। अंडर विच हेड अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू वुड बी टैक्सेबल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू यानी मुंबई का घर, तो मुंबई का घर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसे आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको टिक मार्क करना दोस्तों, ये थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम HP में क्या टैक्सेबल होगा, तो इनकम फ्रॉम HP में पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर और स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, सो 35,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया इसका, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर और स्टैंडर्ड रेंट से लोअर तो 70,000 ये हो गया। रेंट रिसीव 38,000 है तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 38 और रेंट रिसीव यहाँ पे कम है तो 70 और म्युनिसिपल टैक्स ये माइनस कर देंगे और 24A इंटरेस्ट। सो दोस्तों इसका कैलकुलेशंस यहीं से चेक कर लेते फटाफट। 38,000 म्युनिसिपल टैक्स माइनस नहीं होगा, नेट एनुअल वैल्यू 38,000, 24A माइनस कर देंगे 26,600, कोची का 70,000 आएगा, टैक्स माइनस होगा डिडक्शन 70 to 800, ये 46,200 और ये 26,600 दोनों जोड़ के 70 to 800, सिंपल क्वेश्चन था।
72,804 का ए। सो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन 7, 8 भी सोल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिनेरियो बेस पे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ये भी एचपी का घर है, एचपी का ही समय ये भी। Mr. Ganesha salaried person, 3 house, one in Thane, Maharashtra, one in Jaipur, Rajasthan, third Ratlam, Madhya Pradesh. Details of flats, houses, Thane flats 3 BHK 2001 पे 90 lakhs में खरीदे थे। Afterward interior work done 2006 में 15 lakhs पे। तो cost of improvement, cost of purchase, Ganesha took loan 65 lakh 2001 and settled 21 पे। तो ये इंटरेस्ट का कोई चक्कर अभी आएगा ही नहीं। जयपुर हाउस परचेज इन जुलाई 1962 लैक्स और इंटीरियर सितंबर 2020 में 10 लैक्स, इम्प्रूवमेंट 10 लैक्स। लोन 15 lakh taken for purchase of house in 19. As per interest certificate, he paid 12 lakh 500, 43 500 प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे किया 43 500 इस साल का। रतलाम हाउस परचेज दिसंबर 21 पे 70 लैक्स, एसडीवी 65 लैक्स फॉर एक्वायरिंग दिस। 40 लैक्स का कैनरा बैंक से 1 अगस्त को सैंक्शन हुआ। EMI 38,100 पर मंथ। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट 25-26 में 60,900, 396 प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। नाउ म्यूनसिपल टैक्स पेड थाने हाउस का, जयपुर हाउस का और रतलाम का। जयपुर का अप्रैल से दिसंबर तक का ही है। म्यूनसिपल वैल्यू दे दिया है पर मंथ, फेयर रेंट दे दिया है पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया है पर मंथ, और भी कुछ डिटेल्स दिए गए। अदर डिटेल्स, ही सोल्ड जयपुर हाउस 1 जनवरी 26 को। जयपुर हाउस बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है 1 जनवरी 26। जयपुर हाउस को सोल्ड कर दिया 1 जनवरी 26, यानी दिसंबर तक रेंटल इनकम रहेगा। एंड इन्वेस्टेड 15 लाख RECL बॉन्ड्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट 10 अगस्त को। सो एक 54 EC याद होगा, विद इन 6 मंथ्स वो 6 स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में लगा देंगे। तो जनवरी से अगस्त तो बहुत टाइम लग गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 मंथ्स पार हो गया तो 54 EC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिस्टर गणेशा वर्किंग इन विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट मुंबई, सेल्फ ऑक्युपाइड थाने फ्लैट सेल्फ ऑक्युपाइड है। ओके, ही अर्न सैलरी ऑफ 22,50,350 ड्यूरिंग 25-26 सैलरी मिला। He has no other income from any other sources. He has given Ratlam house on rent to Pratap on 8,500. He has given Jaipur house on rent अप्रैल से जून तक 7,100 and the vacant remaining दिसंबर तक। फिर उसके बाद तो जयपुर का हाउस बेच दिया। Ganesh wants to exercise shifting out of default tax normal scheme. Cost inflation index 1920, 2021 and 25-26 का दिया है। Based on the fact, choose most appropriate answer. What would be net annual value of each house? Net annual value, that is municipal tax minus करने के बाद। सो सबसे पहले क्या था, थाने हाउस एनुअल वैल्यू 0, तो थाने हाउस का एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। थाने हाउस का एनुअल वैल्यू 0। फर्स्ट हाउस, नेक्स्ट आपका घर है जयपुर हाउस। तो जयपुर हाउस को तो आपने बेच दिया था ना 1 जनवरी को, तो जयपुर हाउस का टैक्सेबिलिटी आएगा 31 दिसंबर तक।
तो लेट आउट था तो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट पे हायर, और ये 9 मंथ्स के लिए रहेगा क्योंकि आपने बेच दिया 9 मंथ्स के लिए, इंटू 9 और फिर हायर यही रहेगा, और स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, स्टैंडर्ड रेंट से आप उसको लोअर, तो डेट इज 7000। सो इसका कैलकुलेशन देख लेते, लंबा कैलकुलेशन से आराम से देखेंगे। थाने हाउस का नील, जयपुर हाउस का 7000 इंटू 9 63,000, और रेंट रिसीव 7100 इंटू 3 21,300, और वो वैकेंट था, घर आपका वैकेंट था कहाँ से कहाँ तक वैकेंट था, जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स तो वैकेंट ही था। तो रेंट रिसीव इज लोअर ड्यू टू वैकेंसी, एचपी में पढ़ाया गया था। तो रेंट रिसीव्ड ही जीएवी होगा, इससे म्यूनसिपल टैक्स माइनस करके एनुअल वैल्यू आ गया 13,210, एक का नील, एक का 13,210। ऑप्शन पे देखते हैं, ऑप्शन तुक्का मारने सोच रहे थे, फंस गए, ये भी नील 13,210, डेट इज ए और डी में तो कोई एक आंसर होगा। अब हम लोग रतलाम का घर देख लेते। रतलाम का घर के बारे में क्या बताया गया था, इसे पूरा लेट आउट किए गए हैं। सो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट में हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट से लोअर 7,300, और इसका रेंट क्या है, रेंट 8,500, तो रेंट ही बन जाएगा आपका जीएबी, और इससे म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। 7,300 इंटू 12 एक्सपेक्टेड रेंट, दिस इज योर रेंट, और इससे म्यूनसिपल टैक्स 95091। सो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ दोस्तों, 95091, तो 1 का ऑप्शन ए में चला जाएगा, 1 का ऑप्शन ए। नाउ what would be income or loss under the head HP in the hands of Ganesha? HP इनकम या लॉस, प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो HP तीनों घर का निकालेंगे। सो जयपुर के घर का एनुअल वैल्यू 0 है, इंटरेस्ट जो होगा वो माइनस कर देंगे। थाने के घर का एनुअल वैल्यू 0 है, इंटरेस्ट होगा माइनस कर देंगे। जयपुर का घर का तो निकल गया, इससे 30% और इंटरेस्ट माइनस, और रतलाम के घर का भी एनुअल वैल्यू निकल गया, इससे 24B और इंटरेस्ट माइनस कर देना है। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम विद दिस। सो ध्यान से देखना, एनुअल वैल्यू तीनों का निकाल लिया है, डिडक्शंस 30% माइनस करते। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जयपुर के घर का और रतलाम के घर का इंटरेस्ट एकदम क्लियरली दिया गया था ऊपर पेपर में। जयपुर के घर का इंटरेस्ट 43,500, रतलाम के घर का 396,300, लेट आउट है, कोई लिमिट नहीं है। माइनस कर दिया तो एचपी का ये लॉस हो गया, लॉस ऑन द हेड एचपी 363,989, 363,989। So 363,989, 363,989, 363,989, 363,989, so 2 का ऑप्शन डी। How much amount will be carried forward loss under the head subsequent year? So ये लॉस है, लॉस कैन बी सेटअप फ्रॉम, एचपी का लॉस किसी हेड से सेटअप कर सकते, नॉर्मल स्कीम पे, डिफॉल्ट स्कीम पे नहीं, शिफ्टिंग आउट है, तो नॉर्मल स्कीम पे मैक्सिमम 2 लाख सेटअप कर सकते दूसरे हेड से। तो 2 लाख सेटअप करेंगे तो 163,989 विल बी कैरी फॉरवर्ड, तो 163,989, तो 3 का ऑप्शन बी। एचपी का लॉस दूसरे से मैक्सिमम इतने सेटअप कर सकते। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ गणेशा? तो कैपिटल गेन देखते, कोई घर बेचा था ना, कौन सा घर बेचा था, जयपुर जयपुर का घर बेचा था 90 लाख में, और 54 इसी का तो एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं,
और 6 मंथ्स के बाद है। तो कॉस्ट देखते हैं, जयपुर का घर का कॉस्ट यहाँ दिया है कि परचेज जयपुर का घर 62 लैक्स में 2019 और इंटीरियर का काम कर दिया था 10 लैक्स, बाकी लोन था तो 72 लैक्स। और बेचा था कितना में, बेचा था कितना में 90 लैक्स में बेचा था 72, 90 माइनस 72, सो 18 लैक्स एल टी सी जी, एल टी सी जी 18 लैक्स, ऑप्शन बी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिबिशन नॉट अवेलेबल, नॉट इन्वेस्टेड विद इन 6 मंथ्स, सो 54 इसी का नहीं मिलेगा आपको। व्हाट विल बी ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगा? सो ये 18 लैक्स है और सैलरी इनकम सेटअप करने के बाद जो बचेगा उसे प्लस कर देंगे। तो ध्यान से देखना दोस्तों, सैलरी इनकम 22 लैख 5350 था, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एचपी का लॉस 2 लाख सेटअप करेंगे, टैक्सेबल सैलरी आ गया और 18 लैक्स। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने आसानी से हिट किया था। सो फाइनल फिगर क्या आया? 38 लाख 3,350, 38 लाख 350, 38 लाख 350। सो दिस इज डन। ये आपका सिनेरियो नंबर 9 भी आपने कवर कर लिया दोस्तों। यस फ्रेंड्स, नाउ 10 नंबर सिनेरियो पे आते हैं। आइए, ये पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन का एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। लक्स इंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म of Mr. Lucifer Morgenstern, a resident individual Maharashtra engaged in printing and publishing। So दोस्तों, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में भी आप रहेंगे तो नॉर्मल स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा न्यू पीएम पे। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस, ऑफिस बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज और लैंड। आपने बिल्डिंग बनाया 30 सितंबर को, यूज़ किया 30 दिसंबर को 1 करोड़ 85 लाख। सो बेटा, जब डेप्रिसिएशन का बात होता है तो आपको पता ही है यहाँ पे हाफ रेट का 180 डेज वाला चक्कर है। तो यहाँ पे यूज्ड बेसिस पे होता है, परचेज के बेसिस पे नहीं। तो ये लेस देन 180 डेज होगा तो हाफ रेट। BMW M4 कन्वर्टेबल कार 23 अगस्त 2019, इस साल नहीं, बहुत पुराना है, और यूज़ किया 2019 से 94 लाख 80,000। ये ओल्ड है, ये न्यू है। मशीनरी यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोसेस 25 सितंबर को खरीदा बट 15 अक्टूबर को यूज़ किया तो 9,12,500, ये भी न्यू है। नाउ WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला ओपनिंग WDV दे दिया 1 करोड़ 45 लैक्स। ये ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम, नॉर्मल स्कीम पे इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। बेस्ड ऑन द फैक्ट, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर to the following questions assuming all assets purchased through account पे ही check. What would be the amount of depreciation allowable on plant and machinery? 15%. So plant and machinery 15% पे depreciation कितना मिलेगा? So दोस्तों, ओपनिंग WDV तो ये दिया हुआ है 1 करोड़ 45 लाख, इस पे तो फुल 15% मिलेगा। और प्लांट एंड मशीनरी ये है प्लांट एंड मशीनरी, तो 15 अक्टूबर को है तो आप काउंट करेंगे ना, 15 अक्टूबर से 31 मार्च, लेस देन 180 डेज हो जाएगा तो यहाँ पे हाफ रेट मिलेगा। तो 9,12,500 पे 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन। फिर सिंस प्रिंटिंग पब्लिशिंग बिजनेस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है तो 9,12,500 पे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन बट हाफ रेट मिलेगा।
सो दोस्तों 1,45,00,000 1,45,00,000 पे 15%, 21,75,000, 9,12,500 पे 7.5%, 68438 और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ रेट पे मिलेगा। सो 91250, सो 91250 प्लस 68438 plus 2175,000. So your depreciation comes 23 lakh 34,688. So 23 lakh 34,688 और ये देखिए 1,45,00,000 पे 15% और 50% और एडिशनल डेप्रिसिएशन, so total depreciation 23,34,688. Next, what would be the WDV of PM? तो WDV of PM के लिए तो बड़ा सिंपल है, 1,45,00,000 में जो प्लस किए हो 9,12,000 परचेज किए प्लस कर दीजिए और जो डेप्रिसिएशन है 23,34,688 माइनस कर दीजिए। 1,45,00,000 plus 9,12,500 minus 23,34,688. So this becomes 1,30,77,812, 1,30,77,812, 1,30,77,812. And the last question, what will be the WDV of office building? Office building on 1/4/26। तो ऑफिस बिल्डिंग तो अभी नया नया ही खरीदे हो दोस्तों, इस पे भी हाफ रेट लगेगा तो 1,85,00,000 पे बिल्डिंग पे 10% लगता है तो यहाँ 5% लगा देंगे। सो 1,85,00,000 पे 5% डेप्रिसिएशन आ जाएगा और माइनस करके जो वैल्यू वो मिल जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से देख लेते। 1,85,00,000 पे 9,25,000 माइनस कर दोगे एंड बचा 1,75,75,000, 1,75,75,000। सो फ्रेंड्स ये आपका और 5-5-10 सिनेरियो बेस्ड MCQs हो गया और एक सीरीज मिलेगा सिनेरियो बेस्ड MCQs का जिसमें 5 और अच्छे MCQs में सेलेक्ट करके सोल्व करूँगा। बाकी का आप प्रैक्टिस करना। इन केस यू गेट एनी प्रॉब्लम सो आप हमें मैसेज करेंगे और उस टॉपिक को मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, ज़रूर से आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे आपको कैसा लगा। नाउ इट्स 10 PM, मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नेक्स्ट 5 MCQs भी अभी रात को रिकॉर्ड करूँगा। सो बाय 11 और 12 o'clock तक आपको फुल MCQs जो 15-16 में कराने वालों आपको मिल जाएगा। इतना हार्डवर्क करते कि आपको बेनिफिट मिले। सो लेट मी नो कि बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं और किस तरह से इम्प्रूवमेंट करें। और इफ़ ऑल इज़ वेल तो एक थम्स अप चाहिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।